नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। 24 के चौसर के अंतिम और 7वें राउंड में गेम प्लान में आरक्षण का मुद्दा फिक्स दिख रहा है। पूर्वांचल की अहम और अंतिम लड़ाई से पहले भारतीय जनता पार्टी ने इंडिया गठबंधन की मुस्लिम आरक्षण मामले में चौतरफा घेराबंदी कर रखी है। बीजेपी धर्म के आधार पर आरक्षण की पैरवी करने पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए इसे असंवैधानिक बता रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे असंवैधानिक बताते हुए कहा कि सपा ने अपने घोषणा पत्र में मुसलमानों को आरक्षण देने की वकालत की थी। मुस्लिम आरक्षण असंवैधानिक है। ऐसी कुप्रथाओं को थोपने का प्रयास होगा तो देश की अखंडता के लिए चुनौती होगी। कांग्रेस और इंडी गठबंधन में मुस्लिम आरक्षण बांटने की होड़ मची हुई है। उन्होंने आगे कहा, कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति अपनाती है। कांग्रेस की आंध्र प्रदेश और कर्नाटक सरकारों ने ओबीसी जाति के आरक्षण में सेंधमारी करके मुस्लिम समाज को असंवैधानिक तरीके से आरक्षण दिया। योगी यही नहीं रुके। उन्होंने चुनावी रैली में कहा, कांग्रेस सरकार बनी तो पोस्टल कानून लागू करेगी, यानी तालिबानी शासन। बेटियां स्कूल नहीं जा पाएंगी, महिलाएं बाजार नहीं जा पाएंगी। 3 तलाक की कुप्रथा को फिर से लागू कर देंगे। बुर्के के अंदर महिलाओं को दुबक कर रहना पड़ेगा। इधर विपक्ष इस मामले में सफाई दे रहा है। बीजेपी पर आरक्षण खत्म करने का आरोप भी लगाया जा रहा है। संविधान से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया जा रहा है। चुनावी चौसर के इस अंतिम चरण में इस तरह के मुद्दों का असर जनता के जनमानस पर कैसे और कितना पड़ेगा, वक्त तो बताएगा ही। और इसी पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि 7वें और अंतिम चरण से पहले इस तरह के मुद्दे जो गूंज रहे हैं, इसका जनता के खासतौर पर पूर्वांचल की इन 13 सीटों पर कितना असर होगा, इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो आपको सुनवा देते हैं, उसके बाद मेहमानों से आपकी मुलाकात है। इस प्रकार से विपक्ष, खास करके इंडी गठबंधन हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे ममता बनर्जी हो, सब की सब केवल और केवल एक राग अलाप रही हैं कि हम मुस्लिम आरक्षण देंगे। और ये जो कि गैर संवैधानिक है, अभी हाईकोर्ट ने वहाँ पर रद्द भी किया है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से मुखर है कि हम इस तरीके की व्यवस्था नहीं लागू होने देंगे। प्रधानमंत्री जी की जो इस समय चुनाव में भाषा है, जो हिंदू मुसलमान वो कर रहे हैं, अब देश की जनता उस पर भरोसा नहीं कर रही, ना तो मान रही। क्योंकि इन 10 सालों में उसने पिछले कांग्रेस के कार्यकाल को और बीजेपी के कार्यकाल को देखा है, तुलना की है। कांग्रेस ने कानून बनाए लोगों के हितों में, प्रधानमंत्री जी और भाजपा ने सिर्फ उद्योगपति के लिए काम किया। अब देश में लोग जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनको कुछ नहीं हासिल हुआ। बीजेपी ने सिर्फ अंतर्द्वंद फैलाया। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही। प्रधानमंत्री झूठ बोलने वाले नेता हैं, ये बात स्थापित हो चुकी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उत्तर प्रदेश की धरा पर थे तो उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए गर्मी का भी जिक्र किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीखिए कि कैसे गर्मी भगाई जाती है। इस तरह का कुछ बयान था, जो वर्ड टू वर्ड तो मैं नहीं कह रही, लेकिन हाँ, इस तरह की बात कही गई। और उसके बाद आज जो गर्मी और सियासत में तापमान की तेज़ी तो थी ही, साथ ही सियासत में अंतिम चरण से पहले कितनी गर्मी कहाँ निकलने वाली है, इस पर भी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। कई सारी ऐसी बातें आज निकल कर सामने आई हैं चुनावी मंचों से, जिन पर जिक्र करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अब अंतिम लड़ाई है। और लेकिन ये महत्वपूर्ण है क्योंकि पूर्वांचल की ये सीटें हैं और पूर्वांचल जिसने फतेह कर लिया, पूर्वांचल जिसने लांघ लिया, सीधा दिल्ली तक पहुँचता है। उसका रास्ता या उसकी चाबी मिल जाती दिल्ली तक पहुँचने की, ये बातें कही जाती हैं। खैर, मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आगे उनसे ही समझने की कोशिश की जाएगी। जो बयानात सामने आ रहे हैं वो सियासत में और ख़ासतौर पर इस अंतिम चरण से पहले जनता के जनमानस पर क्या असर करने वाले हैं। पल्लवी सिंह भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हेमंत मिश्रा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विनय सिंह सपा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रोशन ज़मीर साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। रोशन साहब, आपसे हम चर्चा की शुरुआत करेंगे और ये जानने की कोशिश होगी, चलिए माफ कीजिए, आलोक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आलोक जी हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक जी, आप कैसे देख रहे हैं बयानात और बयानों में कई ऐसी बातों का जिक्र हो जाता है जो कल से चर्चाओं में है, और आज फिर गर्मी का भी जिक्र हो गया, और मुस्लिम आरक्षण तो बना ही हुआ है, ऐसा लग रहा है 5वें चरण के बाद, और ये एक बड़ा हाइप देने वाला है भारतीय जनता पार्टी को। क्या ऐसा लग रहा है जनमानस पर कितना असर करेगा ये जो बयान है, जिस तरह के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निकलकर सामने आ रहा मुस्लिम आरक्षण, जिसको टारगेट कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और सिर्फ ऐसे ही नहीं, क्योंकि हमने देखा कि कर्नाटक से निकला ये मुद्दा
पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट की तरफ से उस पर टिप्पणी और फैसला, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी ये मुद्दा उठता है। आप कैसे देखते हैं अंतिम लड़ाई से पहले ये जो मुस्लिम आरक्षण है कितना असर डालेगा पूर्वांचल की इस अंतिम लड़ाई में 13 सीटों पर? देखिए पारुल जी, ये 7 चरणों के चुनाव में 1 जून को जो अंतिम चरण का मतदान होना है, तो कहावत है कि अंत भला तो सब भला। तो यही कारण है कि जिस अंतिम जो मतदान है उस पे कैसे अपनी तरफ मोड़े, उसको लेकर के राजनीतिक दलों ने जो कुछ भी कह सकते हैं, उनको ये नहीं लग रहा है कि इन नेताओं के बयानों से, इन जो बड़े बड़े नेता जो जहर बुझाने वाले बयान बोल रहे हैं लोगों को, जनता के सामने, उससे कितना नुकसान होगा आम जनमानस में, जनता को। लेकिन उसको इनसे फर्क नहीं है, उनको सिर्फ सत्ता मिलनी चाहिए। सत्ता के लिए वो धर्म, जाति, आरक्षण सब कुछ कहने को तैयार है, विकास की बात नहीं करेंगे। विकास की जी मुझे बयानों को जनता के सामने ला रहे हैं, और यही कारण है कि जो अंतिम मतदान है, अंतिम तारीख से 1 तारीख को, उसको मतदाताओं को कैसे अपनी तरफ मोड़े, क्योंकि पूर्वांचल का बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा है जहां पे इस तरह के बयानों से ध्रुवीकरण हो सकता है। और यही कारण है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी गठबंधन हो, चाहे समाजवादी इंडिया गठबंधन कांग्रेस के जो नेता हो, वो इस तरह के बयानों को ज्यादा से ज्यादा दे करके लोगों को, मतदाताओं को ये भ्रम में रखना चाह रहे हैं कि हम आपके सबसे बड़े हितैषी, जबकि ऐसा हो नहीं रहा है। उनके इस तरह से जहर बुझे बयानों से आम जनमानस, जनता का बहुत नुकसान होने वाला है भविष्य में। इसका आकलन अभी से नहीं। इस मसले को उठाया गया और उसके बाद बीजेपी ये कह रही है कि कर्नाटक से शुरू हुआ ये मसला, पश्चिम बंगाल से फिर यूपी में आया, लेकिन अब जब गर्मी का भी जिक्र हो गया और भी कई ऐसी चीज़ें जो 7वें चरण से पहले कही जा रही हैं। मैं सीधे भारतीय जनता पार्टी के पास आ रही हूँ। पल्लवी जी, ये जो बयानों का स्तर वाकई न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, और इससे अभी आलोक जी भी सहमत दिखाई दिए कि जनमानस पर काफ़ी असर पड़ेगा और जनमानस का नुकसान भी होगा, क्योंकि ऐसे बयानों से आप किसका विकास करेंगे? देखिए, यदि मैं कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी विपक्ष की बात करूं तो ये धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति करते आ रहे हैं। और आप इस तरीके के बयान ही क्यों देते हैं? आप धर्म के आधार पर आरक्षण की आप पहले भी बहुत बार कोशिश कर चुके। समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो 2012-2014 में इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी शामिल किया था, और इससे पहले भी आपने देखा होगा 2006 में भी कांग्रेस ने भी ये कोशिश की थी, और कर्नाटक में ओबीसी का 27% आरक्षण निकाल के उन्होंने दिया है एक विशेष वर्ग को। तो संविधान कहीं भी नहीं कहता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। हमारी एक आरक्षण व्यवस्था है जो ऑलरेडी बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमारे संविधान बनाया है उसके हिसाब से चलती आ रही है। तो उसमें छेड़छाड़ करना बिल्कुल गलत है, और ऊपर से आप आते हैं सामने आके आप गलत गलत बातें बोलते हैं, अफवाहें फैलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी यदि सत्ता में आएगी तो आरक्षण समाप्त कर देगी, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जैसा संविधान चलता आ रहा है, जैसे आरक्षण चलता आ रहा है, उसी पे बिलीव करती है, उसी पे विश्वास, उसी पे अडिग है कि जिस प्रकार से आरक्षण की व्यवस्था है, जिस तरह से चलती आ रही है कि SC ST OBC को आरक्षण मिल रहा है, वो वैसे ही मिलता रहेगा। इसके उलट विपक्ष बिल्कुल उल्टी बात करता है। वो एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए, तुष्टीकरण करने के लिए और ध्रुवीकरण करने के लिए अलग से उनको आरक्षण देने की बात करता है और कोशिश भी करता है। कांग्रेस पार्टी ने भी बोला था कि पहले की बात है जब कि कर्नाटक का जो मॉडल है वो पूरे देश में हम लागू करेंगे। और इसके साथ ही दूसरी आप अफवाहें फैलाते हैं, जनता के सामने जाके आप बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यदि सत्ता में आई तो संविधान बदल देगी। तो इस तरह की बातें जनमानस भी सुनती है, जनता देखती है। जनता बेवकूफ नहीं है कि आप उसे कुछ भी बोलेंगे तो वो समझ जाएगी। उसको भी पता है कि पिछले दो टर्मों से किस तरीके से भारत का विकास हो रहा है, किस तरह से भारत में विकास की बातें हो रही है। तो यदि आप इस तरह धर्म के नाम पर, जाति के नाम पे तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की राजनीति का जो बयान पल्लवी जी, जिसमें असंवैधानिक तो ठीक था, लेकिन कुप्रथाओं को थोपने का प्रयास होगा। इसके अलावा वो कहते हैं कि आरक्षण बांटने की होड़ मची हुई है इन लोगों में, कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति अपनाती है। उसके बाद जो और भी चीजें हैं जिसमें वो कहते हैं कि पर्सनल कानून लागू कर देंगे, तालिबानी शासन आ जाएगा, बेटियां स्कूल नहीं जा पाएंगी, महिलाएं बाजार नहीं जा पाएंगी, 3 तलाक की कुप्रथा वापस से शुरू हो जाएगी, बुर्के के अंदर महिलाओं को दुबक्कर रहना पड़ेगा।
इन सब चीजों को अगर वाकई अगर विपक्ष में आगे तो आप ये होने देंगे? अगर सत्ता पक्ष कर भी रहा होगा तो ये देश में हो सकता है कभी? उन्होंने बोला है कि यदि वो सत्ता में आएंगे तो ऐसा करेंगे कि किसी एक पर्टिकुलर धर्म का अगर पर्सनल कानून तो है वो कोई भी चलता कर सकता रहेगा, है। तो इस वक्त तो जो सत्ता में होगा वो तो बिल्कुल उसके पास एक पावर आ जाती है। लेकिन आपको सबके बारे में सोचना है, सबके बारे में समान सोचना है। भारतीय जनता पार्टी यूसीसी की बात करती है, वो कहती है कि सब एक देश में समान है और एक ही कानून होना चाहिए जो सबके लिए लागू होना चाहिए। उसके लिए कोई अलग से कोई अलग विशेष कानून नहीं होना चाहिए। इसलिए उसका वो बिल्कुल पुरजोर विरोध करते हैं हम इस चीज का। और सीए मुद्दों पर बात नहीं कर रहे। विनय जी, आपकी ऑडियो ऑन है सर, या तो म्यूट कर लीजिए। विनय जी, आपकी ऑडियो डिस्टर्ब कर रही है। लेकिन पल्लवी जी, तमाम मुद्दों के साथ विपक्ष का यही कहना है कि आपको किसी और मुद्दे पर तो बात ही नहीं करनी है, आप इसी बात पर आगे बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी रिपोर्ट कार्ड पे अपने वोट मांगती है। जो 2 टर्म में उसने जो देश के लिए किया है, महिलाओं के लिए काम किया है, किसानों के लिए काम किया है, गरीबों के लिए काम किया है और हमारे अन्नदाताओं के लिए काम किया है, उसी मुद्दे, वो मुद्दा तो ऑलरेडी है जिसपे हम काम कर रहे हैं 2 टर्म से। और यदि सामने से, यदि विपक्ष की तरफ से हमें इस तरीके की बातें सुनने को मिलेगी या जो भी कमेंट्स आते हैं, तो बिल्कुल हमारा अधिकार है कि जनता को बताएं और इन कमेंट्स पर जवाब देना जरूरी हो जाता है। बीजेपी बार बार यही कहती है जब भी ये सवाल पूछा जाए। हेमंत जी, और जहां से भी आप ये बयान देते हैं, आपके नेता इस तरह के बयान देते हैं, बीजेपी कहती है अगर हम नहीं बोलेंगे तो ये सोचेंगे कि हम हैं या गलत चीज है, इसलिए हम चुप्पी साधे बैठे। बिल्कुल गलत चीज को सपोर्ट, मैं वही आगे की बातों पर जवाब ले रही हूँ। मैडम रुकिए, हेमंत जी जवाब दीजिए। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूं। केवल भ्रम फैलाने से देश का चुनाव नहीं जीता जा सकता। आप जिस तरीके से भ्रम फैला करके भारतीय जनता पार्टी आज जनता के बीच में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है, ये 2014 का प्रयोग, 2019 का प्रयोग अब 2024 में चल नहीं पा रहा। आप अपने रिपोर्ट कार्ड की बात करती हैं। आपने 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने के लिए कहा था। 10 साल आपको हो गए, 20 करोड़ रोजगार आपने क्या दिए? नहीं दिए। आपने क्या महिलाओं के उत्थान के लिए कोई कार्य किया? नहीं किया। आपने किसानों के ऊपर अत्याचार किए, उसका जवाब आज आपसे जनता मांग रही है, आप दे नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप ये हिंदू मुस्लिम विभाजनकारी नीति का काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि इन सब बातों से किसी प्रकार का कोई प्रभाव भारत की जनता पे पड़ने वाला है। भारत की जनता केवल और केवल मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन मुद्दों के आधार पर ही जनता के बीच में है। आप कितना भी ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर लें, लेकिन इस बार वो ध्रुवीकरण आपका चल नहीं पा रहा है। आप हमें एक बात का जवाब दे दीजिए, गुजरात के अंदर आदरणीय मोदी जी कितने साल मुख्यमंत्री रहे और वहां की मुस्लिम जातियों को कितना आरक्षण उन्होंने दिया? इस पर कोई जवाब आप नहीं देंगे। कर्नाटक की बात करते हैं आप। कर्नाटक के अंदर जो पूर्व सरकार थी उसके द्वारा किए गए आरक्षण की प्रावधान का कांग्रेस ने अगर करा तो इसमें गलत क्या कर दिया था? दूसरी चीज, जिस पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा जी आपकी सत्ता में शामिल थे और वो एलानिया इस बात के लिए करें कि मुसलमानों को आरक्षण देंगे। तेलुगु देशम पार्टी के लीडरशिप, अरे आप कम से कम अपने गिरेबान में तो झांक करके देखें। देखिए, धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान नहीं कहता, ना ही कोई करता है, लेकिन समाज के अंदर जो पिछड़ी जातियां हैं उनको अगर कहीं आरक्षण का संविधान में दिया हुआ है, कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रहे हैं? आपने कहा कर्नाटक में ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में, वहां पर जब जांच होती है तो कोर्ट ये कहते हैं कि 65 जातियां ऐसी जो मुस्लिम हैं उनको शामिल किया कि 6 खाली पिछड़े वर्ग से आती है। और कर्नाटक में जिन्हें शामिल किया गया वो बड़े जातियों से बिलोंग करते थे। ये सच नहीं है क्या? कंफ्यूजन पैदा किया गया भारतीय जनता पार्टी का है, जिनके सांसद रहते हुए, जिनके नेतागण, चाहे वो हेगड़े रहे हों, चाहे लल्लू सिंह रहे हों, चाहे और भी लोग रहे हों, उन्होंने जिस तरीके का समाज में विभाजनकारी की 400 सीटें हमें चाहिए, हमें रिजर्वेशन को खत्म करना है, हमें संविधान को बदलना है। क्यों लालू प्रसाद यादव को कहना पड़ा, पैरवी करनी पड़ी कि मुस्लिम आरक्षण मिलना चाहिए? क्यों आपको कर्नाटक में चरण के पहले, पल्लवी जी को मैं बताना चाहूंगा पारुल जी कि पहले चरण से ही ये सब बातें भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग करने लगे। और मैं एक प्रैक्टिकल बात आपको और बता दूं, जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन एकदम से बहुत मात्रा में संविधान और आरक्षण की बात आपने नहीं उठाई।
संविधान आरक्षण की बात आपने नहीं उठाई, SC ST OBC में आरक्षण का मुद्दा आपने नहीं बिल्कुल उठाया। कांग्रेस और गठबंधन ने इस बात के तो फिर लिए SC चिंता ST जाहिर की OBC कि आरक्षण अगर पर ही 400 तो सीटें बीजेपी ने चुनाव जवाब में दिया आते कि वहां पर आप कर क्या रहे हैं आप फिर? मेरी बात तो सुन लीजिए, आप बात तो सुन लीजिए, मेरा बयान भी सुन लीजिए, मेरी बात भी सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण थे, जब उन्होंने इस बात का प्रश्न उठाया कि हमें 400 सीटें इसलिए चाहिए कि हम संविधान बदलना चाहते हैं, तब ये चिंता जाहिर हुई और ये चिंता हमारे दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोगों में आई और वही आज उस चीज को समझ करके अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो जवाब दे रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन आज भी महंगाई, बेरोजगारी, श्रमिकों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए वचनबद्ध है और उसी मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है। ठीक है पल्लवी जी, आपका जवाब, फिर उसके बाद विनय जी आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के नेता लोगों के द्वारा। पल्लवी जी जवाब दीजिए। देखिए, अभी बोल रहे थे हेमंत जी की महिलाओं के लिए क्या किया। 2014 से पहले आपको पता है कि महिलाओं के लिए सबसे जो बेसिक चीजें होती है वो होती है शौचालय। उसके विषय में भी कांग्रेस पार्टी ने नहीं सोचा। 50 से 60 साल तक इन्होंने राज किया, उस विषय में नहीं सोचा। उन्होंने नहीं सोचा कि लकड़ी पे महिलाएं खाना बना रही हैं तो उनके लिए भी गैस की आवश्यकता होगी। आप बोल रहे हैं कि हम लोगों ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए क्या किया। इस समय उत्तर प्रदेश में आप महिलाओं को देखिए, आराम से वो कहीं आ सकती हैं, जा सकती हैं। और शौचालय की बात करें, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब जो गर्मी का जिक्र हुआ, वो पूर्वांचल में सुरक्षा का मुद्दा भी है विनय जी, जिस पर अपनी पीठ थपथपा रही है भारतीय जनता पार्टी। पारुल जी, सबसे पहले तो आपको बधाई कि 4 जून को भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। 4 जून के बाद हमें भी उम्मीद है आप कुछ बदले होंगी। इसके साथ ही मैं नहीं बदलूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। मैं जैसे सवाल आपसे पूछती हूँ तब भी बीजेपी से वैसे पूछूंगी, आपसे भी वैसे पूछूंगी, आप टेंशन ना लीजिए। आप मुझे ये बताइए, वो कह रहे हैं आपकी तो 4 भी नहीं आ रही और फिर गर्मी का जिक्र करते हैं। मुख्तार अंसारी का ये क्षेत्र, अफजल अंसारी को टिकट दिए हैं, सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं। जनता जनार्दन को वोट देना है। जनता, इस लोकतंत्र में जनता चुनाव करती है। कोई मोदी जी या कोई भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं करती है। जनता जिसको चाहेगी उसको वोट देगी। जनता जिस पर मुहर लगाएगी वह व्यक्ति सही व्यक्ति होगा, अच्छा व्यक्तित्व होगा, उसका अच्छा जनप्रतिनिधि होगा, तो चुना जाएगा। किसको टिकट दिया गया, नहीं दिया गया, वो जनता निर्णय लेगी। पहली चीज। दूसरी चीज आपको मैं बता दूं, ये मुस्लिम आरक्षण की जो बात करी अभी हमारे कांग्रेस के मित्र ने बताया, चंद्रबाबू नायडू ने, आपको भी पता है क्या कहा था। भारतीय जनता पार्टी को खराब नहीं लगता है, सत्ता के लालच में वो अलगाववादियों से गलबैया खेल सकते हैं, उनको खराब नहीं लगता है। तो ये देश के लिए हानिकारक पार्टी है। ये बाथरूम झांक पार्टी जो बीजेपी है, यह देश को बर्बाद कर दिया इसने, देश में नफरत पैदा कर दिया इसने, देश को बांट दिया इसने, देश को तोड़ दिया इसने। आज जनता परेशान होकर के, कोई नेता चुनाव नहीं, पारुल जी हम भी आज पूर्वांचल में ही है, गोरखपुर में है, कोई नेता चुनाव नहीं लड़ रहा। आज की तारीख में जनता चुनाव लड़ रही। क्यों? भारतीय जनता पार्टी ने बड़े लंबे वादे करके जनता को बहला फुसला कर घर बैठ जाइए, काहे 45 डिग्री सेल्सियस में अखिलेश जी प्रचार प्रसार करते घूम रहे हैं। बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। नहीं, आपने कहा ना जनता लड़ रही है, तो जनता ही तो लड़ रही है, फिर आप लोगों को प्रचार प्रसार करने की जरूरत नहीं, घर बैठिए। वो तो आपने प्रधानमंत्री को देखा नहीं, उनको बात मुद्दों पे करना चाहिए, भैंस पे, मछली पे। आपके घर के टोटी गायब हो जाएगा, आपके बच्चे का जो फ्रिज में दूध रखा है वो कोई उठा ले जाएगा। ये बात करता है क्या प्रधानमंत्री को? और सबसे बड़ी बात, अच्छी बात, एक सेकेंड, जो आज राजनीति में दिखी है, जो सबसे सुंदर बात है, प्रधानमंत्री जी हीरो हीरोइन को इंटरव्यू न दे करके अब आप लोगों को इंटरव्यू दे रहे हैं। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? कम से कम प्रधानमंत्री जी को ये तो पता चला कि मीडिया भी कोई चीज है। धन्यवाद। आलोक जी, पूर्वांचल ये क्षेत्र है जहां योगी जी का भी प्रभाव है। गोरखपुर की मैं बात कर रही हूँ, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन 13 सीटों में से चुनाव लड़ेंगे। और मुख्तार अंसारी और फिर वो गर्मी वाला आज का बयान, जिसके बाद मुस्लिम आरक्षण वाला बयान तो चल ही रहा है इसी के साथ, और बार बार भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा का भी मुद्दा उठा रही है।
आपको लगता है कि इस दौर में, क्योंकि एक वक्त था जहां वाकई उत्तर प्रदेश के लिए कहा जाता था कि खुली जीप में मूंछों को तानते हुए AK-47 या बड़ी बड़ी बंदूकों के साथ पुलिस वालों को बांधते हुए निकल जाते थे, माफियाओं का वो राज हुआ करता था, लेकिन अब वो राज नहीं है। इसको प्रचार करते हुए जो गर्मी निकालने वाली बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, इसका असर पड़ेगा? देखिए पवन, राजनीतिक दलों के नेता जो रैलियों में या जनसभाओं में जो बयान दे रहे हैं उसका बड़ा दूर तक मकसद है। जब कोई भाजपा का नेता कहता है कि गर्मी निकाल देंगे, तो बहुत सा एक ऐसा वर्ग भी है जो उस बयान से बहुत खुश होता है, उसको लगता है कि गर्मी किसकी निकलेगी। उसी तरह से जब समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि नेता कहते हैं कि आरक्षण खत्म होगा, तो ये भली भांति लोग जनता जान रही है कि वो आरक्षण की उस जद में कौन सी जातियों के लोग आएंगे। तो ये नेता बयान ऐसे ही नहीं दे रहे हैं, इतनी भरी थोड़ा सा क्लैरिफाई इस आरक्षण को लेकर जो कहा और पढ़ा जा रहा है कि ओबीसी आरक्षण का हक मारा है पश्चिम बंगाल में भी, वहां पर जो मुस्लिम जातियां उनको इंक्लूड किया गया, वहीं कर्नाटक में भी कुछ ऐसी जातियां जो बड़ी जातियों में गिनी जाती हैं। ये क्लैरिफाई इसको कीजिए, क्या ये सही है जिसको लेकर बीजेपी बार बार प्रचारित कर रही है और बता रही है कि ओबीसी के हक पर डाका मार रहा है विपक्ष? देखिए पारुल जी, राजनीतिक दल जब चुनाव के समय और चुनाव के बाद इनके बयानों में बहुत विरोधाभास होता है। चुनाव में ये क्या क्या बोलते हैं इनको खुद नहीं याद रहता है। ये समय देख के, माहौल देख के, पब्लिक को देख कर, पब्लिक की भीड़ देख करके रैलियों में वो सोचते हैं कि किस तरह से तालियां बजेंगी और लोग हमको वोट देंगे, वो बयान ये बोलते हैं। वो बयान सही है गलत है उसका कोई मकसद नहीं इनका मकसद सिर्फ चुनाव है, और चुनाव में जिससे जनता खुश हो जाए, जनता इनको वोट दे दे, वाह करे, वो बयान। अच्छा, जो बयान पसंद नहीं आते हैं, लगता है कि कहीं फंस रहे हैं, तो वो बयान दोबारा दूसरे मंच पर उठते भी नहीं है। ये भी इस चरण में, इस इलेक्शन में हमने देखा है। जी, वो बयान बदल जाएंगे और जो फिर वो जातियों पे और धर्म पे अलग अलग हो जाता है। हेमंत जी, ये इसलिए भी इस तरह की बातें हो रही हैं कि चुनाव आया, हम साथ साथ लेकर आया, और उसके बाद हम आपके हैं कौन वाली पिक्चर रिलीज हो जाती है। और ये हम तो अभी भी देख रहे हैं, क्योंकि एक राज्य में हम सब साथ हैं, दूसरे राज्य में अलग अलग हैं। तो इसका भी आप जनता को समझाना पड़ेगा आपको कि मंच से, जैसे कि अभी आलोक जी भी कह रहे थे कि चुनाव के समय पिक्चर बहुत अलग होती है और उसके बाद हकीकत कुछ और हो जाती है, क्योंकि तब आप जोश में होते हैं, जनता का आपको समर्थन मिल रहा होता है। हेमंत जी, छोटी सी टिप्पणी सर। देखिए पारुल जी, पहले मैं एक चीज का जवाब समय कम है सर, हाँ, कम शब्दों में कहिए। बिल्कुल मैं 10 सेकंड में अपनी बात कह दूंगा कि उज्ज्वला योजना की बात आपके द्वारा कही गई। या 400 रुपए के सिलेंडर को आप 950 रुपए का दे रहे हैं, अभी तक 1150 रुपए का था, तो हवा निकाल दी आप ही ने। और इसके अलावा जो निर्मल भारत अभियान था, जिसके तहत शौचालय और अवशिष्ट पदार्थों को एक रिसाइकलिंग करके उसको कराने की योजना जो थी, वो मनमोहन सिंह सरकार की ही थी, आपकी सरकार की नहीं थी। आपने उसका नाम बदल करके उसको अपना लाभ लेने के लिए और श्रेय लेने के लिए किया। दूसरी बात मैं आपका जवाब दे दूं कि जिस तरीके से अन्य राज्यों में, देखिए राज्य के विषय अलग हैं और केंद्र का विषय अलग है। हम लोग पूरी तरीके से समान विचारधारा के लोग एक साथ होकर मात्र विषय है सर कि जीतना है, फिर कुछ भी समय सीमा आपने कहा ना, राज्यों के विषय अलग हैं, तो हरियाणा में हम साथ हो जाते हैं, पंजाब में हम अलग हो जाते हैं, दिल्ली में हम साथ हो जाते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग स्थितियां हो जाती हैं। कुछ रणनीतियां रहती हैं जिसका खुलासा टीवी पे बैठ के नहीं किया जा सकता। वही मैंने कहा, लेकिन हम लोग चुनाव के बाद पिक्चर बदल जाएगी। बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ठीक है, एक साथ बैठे हैं और 100% ये मान करके आपकी बातों पर एक छोटा सा जवाब मैं पल्लवी जी से लेती हूं। 4 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी इस्तीफा देंगे। पल्लवी जी 10 सेकंड में अपनी बात रखिए। कांग्रेस गवर्नमेंट बनेगी। कहिए, 4 तारीख से पहले अभी निर्णय हो रहे हैं। हाँ, आपने सुना अभी हेमंत जी ने बोला बड़े लक्ष्य के लिए साथ में बैठे हुए हैं, तो इनका बड़े लक्ष्य है बस सिर्फ किसी भी तरीके से माननीय मोदी जी को हराना है। उसके लिए आप भारतीय जनता पार्टी को हराना है। माननीय मोदी जी उस दल के नेता हैं। मुझे बोलने दीजिए, हेमंत जी मैं सुन रही थी आपकी बात सुन रही थी, प्लीज बीच में ना बोलिए। तो उसके लिए आप समाजवादी पार्टी की किसी डिबेट में बैठ के बुराइयां कर रहे थे, आप उनके साथ बैठे हुए हैं, और सबके अलग अलग मैनिफेस्टो, किसी का कॉमन मैनिफेस्टो है ही नहीं, ना कोई प्रधानमंत्री का चेहरा, सब साथ में आ गए। और अपनी 35 दल भारतीय जनता पार्टी में जी आप ही बोल लीजिए। इसके बाद आपने देखा, आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, बयान में इतनी तेज़ी है और इतनी तपिश है कि वाकई वहाँ पर जो गर्मी पड़ रही है उससे समझ आ रहा है कि बयान कितने तीखे और
तपिश भरे हैं। वहीं आप जो बयानात हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होने लगी हैं। बढ़ती गर्मी में गर्मी उतारने की भी बात कही जा रही है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। इसके पीछे वजह ये थी क्योंकि पूर्वांचल वही है जहां मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी, लेकिन अब अफजाल अंसारी को टिकट दिया है उसी के बेटे को और इस पर घिरी हुई है भारतीय जनता पार्टी। वहीं मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा जोर शोर से फिर से उठ रहा है। ऐसा लग रहा है कि 5वें चरण के बाद ये मुद्दा बैठने वाला ही नहीं है और इसे जोर शोर से उठाया भी जा रहा है। कहा जा रहा है कि मुस्लिम आरक्षण ले आएंगे, पर्सनल लॉ आ जाएगा, बेटियां पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष के लिए कह रहे हैं कि अगर इनकी सरकार आ गई तो बहुत कुछ बदल जाएगा। यूं कहिए कि आज़ादी छिन जाएगी महिलाओं की, इस तरह की भी बातें कही जा रही हैं। इसका कितना असर जनता के जनमानस पर पड़ रहा है ये 4 जून को पता चलेगा, जब जनता इन 13 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का चयन करेगी, अपने सांसद का चयन करेगी। लेकिन 4 जून बतलाएगी कि सियासत में जो इतनी तपिश है वो 4 जून को किसके पास कितनी गर्मी उतरी या किसकी गर्मी चढ़ी, 4 तारीख को पता चलेगा। धैर्य रखिए, अपना ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।